गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल कार्बन की तरह, क्योंकि इसमें हम तत्वों को किस तरह से वर्गीकृत करते हैं इसकी हमें जानकारी लेनी होती है। साथ ही हम इस पाठ को पढ़ते हुए ये जानते हैं कि आज जो भी विज्ञान का स्वरूप या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, उन्होंने किस तरह से अपना जी जान लगा करके अपने इस प्रयास को सार्थक किया, ताकि आज जो हम विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही सरल हो। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें बच्चों पहले अगर हम अपने टॉपिक को देखें तो सबसे पहले तत्व जो कि आप जानते हैं एलिमेंट या तत्व उन्हीं कहते हैं जिनको हम किसी भी तरह से तोड़े जोड़े खींचे, जो कि तत्व के बारे में आप जानते हैं तत्व की क्या परिभाषा होती है। तो उन सब के गुण क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, उनमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे अगर हम एक तत्व की बात करें, अगर हम ले लें सोना, जिसको हम Au से रिलेट करते हैं, Ag, या हम सिंपल ले लें ये कैल्शियम, तो ये अलग चीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, या हम फेरस को ले लें, आयरन को ले लें, बहुत ही आसान और सरल है, हमारे आसपास उपलब्ध। लोहा को आप किसी भी रूप में देखें, वो उसका जो गुण है, नैसर्गिक गुण है उसमें, जैसे जंग लगना, उसमें हेवीपन माने भारीपन जो है उसमें, उसको आप खींच के तार बना सकते हैं, पीट के पत्थर बना। तो ये जो तत्वों के गुण होते हैं उनका आवर्ती वर्गीकरण। तो आवर्ती से पहले हम समझ लें वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम सीधे वर्ग के रूप में समझ सकते हैं। वर्ग यानी क्लास, आप सब क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो क्लास और क्लास से क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि तत्वों को हम क्लासिफाई करेंगे, किस आधार पर, उनके गुणों के आधार पर। और इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे उनके गुण हो सकते हैं पहला, इसके अलावा उनका जो होता है वो एटॉमिक मास हो सकता है, एटॉमिक वेट हो सकता है, उसके बाद उनका एटॉमिक नंबर हो सकता है, इसके बाद उनकी जो होती है वो क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक उनकी है वो हो जाती है। इसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे वो हाइड्रोजन के साथ उनका क्या रिएक्शन है, वो न्यूट्रल तो नहीं है। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर पर, कई सारे आधार पर हम तत्वों को वर्गीकृत करते हैं। और आवर्ती का मतलब होता है बच्चों पीरियड। पीरियड यानी रिपीटिशन। जैसे आपके क्लास में जो स्कूल का जो रूटीन होता है उसमें पीरियड होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड होते हैं। इसके बाद वो मंडे ट्यूसडे इस तरह से क्लासीफाई होते हैं। ऐसे ही होते हैं आपके क्लास के स्कूल का जो रूटीन होता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एक सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे अगर मैथ्स हम फर्स्ट घंटे में पढ़ते हैं, तो इट में कि अगर मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, उसका सिलेबस ज़्यादा कवर करना है, या ऐसे बच्चों जिनको मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए फिर अलग से एक क्लास अरेंज हो जाती है। तो मान लिया अगर एक किसी घंटे में ये प्ले का पीरियड था, गेम का पीरियड था, तो उसको हम हटा करके मैथ कर देते हैं। तो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित घंटी के बाद, या किसी एक निश्चित दिन के बाद ये मैथ की जो घंटी है वो दोबारा रिपीट हो रही है। तो रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग, किसी भी चीज का एक सही अंतराल के बाद, एक सही अवधि के बाद जब पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। तो आई होप कि आप अपने इस टॉपिक को समझ लिए होंगे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चूंकि बच्चों ये पूरी तरह से केमिस्ट्री का टॉपिक है और इसमें हम सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे स्कूल की रूटीन होती है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए बहुत ही पहले से, लगभग 17वीं शताब्दी से ही वैज्ञानिकों ने खोज किया। और सबसे पहले इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिनका नाम है प्राउड। तो प्राउड, श्रीमान प्राउड ने सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट दिया कि प्रकृति में उस समय जो भी तत्व मौजूद थे, लगभग 50 के करीब प्राउड के समय में, तो उन्हें हम
उनके गुणों के आधार पर, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं सोना, चूंकि मैंने इसलिए एग्जाम्पल में लिया कि सोना बहुत ही शुरू से ही लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। और अगर ये तीनों, अगर आप इन तीनों की बात करें तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग तरह, इसका कलर पीला है, इसका सफ़ेद है और इसका ब्लैक है, काला है। तो ये तीनों अलग अलग तत्व हैं, तीनों की क्वालिटी अलग है, तीनों का गुण धर्म अलग है, साथ ही अगर मार्केट वैल्यू की हम बात करें तो वो भी बिल्कुल अलग अलग है। यूजेस अलग अलग, जितना हम लोहा को यूज पहले भी करते थे आज भी कर रहे हैं, उस हिसाब से इसकी जो खपत है वो कम ही है। तो उस आधार पर प्राउड जी ने कहा था कि हम अगर तत्वों को उनके गुणों के आधार पर बांटे तो हमें उनके बारे में समझने में, जानने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसके बाद फिर और आगे वैज्ञानिक है जिसमें डिवोनियर, न्यूलैंड, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। तो इन सब के बारे में हम और जानने के लिए अपने स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें इसकी क्या जानकारी देते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती मतलब रिपीटेशन होना। तो सबसे पहले हम जान लें कि आवर्ती वर्गीकरण का, अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि आवर्ती वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये पूरे जो क्लासेस चल रहे हैं आपके लिए वो बोर्ड से रिलेटेड हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल लिखेंगे कि किसी एक गुण के आधार पर, या हम सिंपल कहेंगे कि पदार्थ की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हों को आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। जैसा कि अभी आपने एक एग्जाम्पल लिया मैथ का, कि अगर मैथ को हम एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले, जैसे एक मैथ का क्लास होता है, एक एडवांस मैथ का क्लास होता है, या अगर मैथ में कई सारे पोर्शन जैसे त्रिकोणमिति होता है, इसके बाद आप ज्यामिति पढ़ते हैं, उसमें आप अंकगणित पढ़ते हैं, तो बीज गणित पढ़ते हैं, तो उसी मैथ से ही रिलेटेड ये सभी हैं। तो उनकी अगर पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। और इस तरह की व्यवस्था को आवर्ती वर्गीकरण कहा जाता है। तो किसी मौलिक गुण यानी उसका जो नेचुरल स्वभाव है, जैसे अगर लोहा को हम गर्म करें तो उसका नेचुरल स्वभाव है गर्म होना, और नेचुरल स्वभाव उसको अगर हम खुले में रख दें तो वो ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, तो वो उसका मौलिक स्वभाव है। लेकिन अगर हम चांदी की बात करें, दिस इज द वेरी माने कूल होता है, उसका नेचुरली वह कूल है, तो वो उसका मौलिक गुण है। तो किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर पदार्थ की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो को आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। लेकिन एक और बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है कि हमारे रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल, सुविधाजनक, सुस्पष्ट एवं क्रमबद्ध बनाना है। इसकी ये आवश्यकता है जिसको हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के थ्रू पूरा करते हैं। इसका थोड़ा सा हम इतिहास देख लें तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया कि इनमें प्राउड की परिकल्पना सबसे पहले थी, जिसमें ये है विलियम प्राउड की तस्वीर आप देख ही रहे हैं। इसके बाद लूथर मेयर भी एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी अपना योगदान दिया। इनके बाद डूमा का सममूलक श्रेणी और न्यूलैंड का अष्टक नियम जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, इनके अनुसार इन्होंने किस किस ग्राउंड पर, वो कौन कौन से आधार थे जिनके आधार पर, जो मौलिक गुण थे जिनके आधार पर उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण की बात की। तो उनमें क्या क्या था, परमाणु का आयतन। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व में परमाणु मौजूद होते हैं और उनका एक एरिया होता है, उनकी कक्षा होती है और कक्षा का आयतन होता है जो SPDF और KLMN सीरीज के रूप में हम पढ़ते हैं। तो वो परमाणु का आयतन, परमाणु का भार वक्र, मेंडलीव की उसके बाद मेंडलीव की आवर्त नियम जो कि प्रमुख है। तो तत्वों के वर्गीकरण की इन प्रारंभिक प्रयासों में सबसे पहले एटॉमिक वेट को आधार बनाया गया, क्योंकि लोग जो भी वैज्ञानिक थे उनको ये लगता था कि एटॉमिक वेट जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि उस समय तक परमाणु संख्या क्या है और उसकी सही जानकारी हमें नहीं हो पाई थी। क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आधुनिक वर्गीकरण है तत्वों का वो परमाणु संख्या पर आधारित है, जो कि हेनरी ने किया था, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद इनमें सबसे पहला जो काफी अच्छा जिसको हम मान सकते हैं जो योगदान रहा है वो है डोबेर्नियर का
तो उनका जो ट्रायड थ्योरी था वो ये कहता था कि अगर किसी भी ऐसे तत्व को हम 3 ऐसे तत्व को लें और उनको हम जोड़ करके जब उनका हम औसत लेते हैं तो वो बीच वाले तत्व के बराबर होता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि, लेकिन ये बाद में मान्य नहीं हो सका क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा तत्वों पर उस समय व्यवस्थित नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, लेकिन ये मुश्किल से 10 से 12 तत्वों को ही क्लासिफाई कर रहे थे। जैसे कि हम आगे देखें इस स्लाइड में तो हमें और ये क्लियर होगा। अब देखें कि उन्होंने एलिमेंट लिया और उसका एटॉमिक मास लिया। जैसा कि अभी मैंने चर्चा की कि जिस समय ये वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे उस समय एटॉमिक मास को ज्यादा तरजीह दी गई, ज्यादा उन्हें महत्व दिया गया। तो उन्होंने 3 तत्वों को एक साथ अरेंज किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 ऐसे तत्वों को लिया। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। आप देख ही रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि अगर पहले और तीसरे वाले तत्व के एटॉमिक मास को हम जोड़ें और उसका औसत निकालें। आप जानते हैं कि औसत हम कैसे निकालते हैं, तो चूंकि यहाँ 2 तत्व हैं तो यहाँ 2 से उन्होंने डिवाइड किया और उसका मान आ गया 23। और 23 जो एटॉमिक मास है जो सोडियम का है। तो उन्होंने यह बात कही कि अगर हम किसी ऐसे 3 तत्वों को अरेंज करेंगे तो जो पहला और तीसरा तत्व होगा उसका औसत जो होगा वो बीच के तत्व को शो करेगा, बीच के तत्व को दिखाएगा। यही बात फिर आगे उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम पर लागू किया। तो वो भी 88 यहाँ है और 88.5 आ गया। अगला उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अरेंज किया। ये भी ठीक था, लेकिन आगे के जो भी तत्व थे वो इस सिद्धांत पर, वो इस प्रक्रिया पर पूरी तरह से खरे उतर नहीं पाए। और किसी का था भी तो बहुत ज्यादा, जैसे 137 चला गया था फ्लोरीन के साथ मिलाने पर, तो वो अरेंज नहीं हो पाया। साथ ही जब आप कोई कॉन्सेप्ट देते हैं तो उसमें सारे तत्वों की अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये भी एक इनके सिद्धांत का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। एक तरह से उसको कहे हम कि ना, ये सिद्धांत मान्य ना होने का कारण था। तो ड्यूबेनियर का सिद्धांत था तो काफी साइंटिफिक और बहुत अच्छा था, लेकिन सारे तत्वों पर लागू न होने के कारण यह सिद्धांत जो था वो नकार दिया गया, अमान्य सिद्ध हुआ। हालांकि बाद के वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत से थोड़ी बहुत मदद ली और उसे आगे बढ़ाया। अगला हम आते हैं न्यूलैंड का सिद्धांत, न्यूलैंड का ऑक्टेन थ्योरी। न्यूलैंड ने ये कहा, वो एक तरह से वो म्यूजिक लवर भी थे जैसा कि आप जानते ही हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जो तत्व हैं उन्हें हम म्यूजिक के जो 7 सुर हैं, प्रारंभिक सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके आधार पर मैं उसे सजा करके देखता हूँ। तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि अगर कोई हम एक तत्व को लेंगे और उसके बाद जो 8वां तत्व होगा उसका गुणधर्म, यानी पहला और 8वें का गुणधर्म जो होगा वो एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, या तो वो ऊपर जाएगा या गुणधर्म में प्लस होते जाएंगे या फिर माइनस होते जाएंगे, लेकिन वो एक हद तक मिलते जुलते होंगे। तो इस तरह से उन्होंने यह सिद्धांत दिया और अपनी थ्योरी को अरेंज की, जिसे कि हम न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं थी। तो क्या क्या सीमाएं थी? तो यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। आप जानते हैं कि कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 तक ही हो पाया। उसके बाद वो जो बाकी बचे तत्व थे वो मान्य नहीं हो पाए। कुछ तत्व जैसे कोबाल्ट, निकेल, फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ रखा गया, जो कि बिल्कुल असहज था, बिल्कुल असामान्य थे। जैसे कोबाल्ट को हम इसके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ रखेंगे तो नहीं मिल पाते उसके गुणधर्म। न्यूलैंड का सिद्धांत जो था वो केवल हल्के तत्वों में, यानी जिनका भार कम था उनमें ही लागू हो पाया, अधिक में लागू नहीं हो पाया। तो इसे भी रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ हम देख लें, जॉन अलेक्जेंडर रैना न्यूलैंड की ये तस्वीर है। ये ब्रिटिश केमिस्ट थे, यानी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेरियोडिसिटी पर काम किया। तो साथ ही न्यूलैंड का एक सबसे बड़ा बात ये था बच्चों कि उन्होंने पेरियोडिसिटी क्या होती है यह कॉन्सेप्ट पहली बार लोगों को दिया।
मैंने एक पेरियोडिसिटी जैसा आवर्ती, जो मैंने बोर्ड पर भी आपको बताया कि रिपीटिशन ऑफ सेम थिंग आफ्टर सम टाइम, किसी भी चीज को थोड़ी देर के बाद या कुछ अंतराल के बाद एक ही तरह के गुण का रिपीटिशन, पुनरावृत्ति को पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो यह सिद्धांत सबसे पहले न्यूलैंड महोदय ने दिया। तो आपने देखा कि यहाँ उन्होंने 7 भागों में बांटा है, सा रे ग म प ध नि, 7 आपके वर्ग दिख रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि जो 8वां गुण होगा, जैसे अगर हम यहाँ से गिने तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो ये जो हाइड्रोजन और एफ के जो गुण हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे। उसी तरह से अगर हम, अच्छा साथ ही ये नहीं था कि हम यहीं से काउंट करें 1 2 3 4, हम कहीं से भी किसी भी तत्व से शुरू करें, उसके बाद का जो 8वां तत्व होगा वो उसके साथ मिलता जुलता हो। अगर जैसे हम यहाँ से शुरू करें कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिलिकॉन हुआ। तो कार्बन और सिलिकॉन के गुण आपस में मिलेंगे। अगर हम यहाँ नाइट्रोजन से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन और पोटेशियम के गुण आपस में मिलते जुलते होंगे। तो ये अष्टक सिद्धांत था। लेकिन ये जो चीज थी वो आगे, चूंकि उस समय तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो वो 63 तत्वों को वो पूरी तरह से अरेंज नहीं कर पाए। यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। बाकी इनका जो भी कॉन्सेप्ट था वो काफी वैज्ञानिक था, और इसको आधार बनाकर आगे मेंडलीव ने इस काम को बहुत ही अच्छे से किया। और आप जानते हैं कि मेंडलीव का जो वर्गीकरण था वो बहुत ही मान्य हुआ। इसमें ये क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को देख लें कि अष्टक नियम या न्यूलैंड के अष्टक नियम के क्या दोष थे। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि अधिक भार वाले तत्वों पर ये लागू नहीं हो पाया, और दूसरा कि अक्रिय गैस खोज हो जाने पर 9वां तत्व जो होता है, उन्होंने तो 8वें तत्व की बात की थी कि पहला और 8वां एक दूसरे से मिलता हो जुलता होगा, लेकिन यहाँ पर पहला के साथ 9वां जो तत्व था वो मिलने जुलने लगा। तो यह भी एक बात यहाँ पे खारिज हो गई। तो ये 2 जो यहाँ पर मैंने, ऐसे तो और भी हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण इस नियम के दोष थे जिसकी मैंने यहाँ चर्चा की है, जिसे आप लिखेंगे। आगे हम आते हैं मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण। आप जानते हैं कि मेंडलीव जो थे वो रशियन थे, सोवियत रूस के निवासी थे, और वहीं उन्होंने अपना सारा रिसर्च किया। सबसे पहले वो एक कॉलेज में प्राध्यापक थे, वहाँ वो पढ़ाते थे। इसके बाद वहाँ पर शासन व्यवस्था में कुछ दिक्कत आई, जिसके कारण उन्हें वो पढ़ाने का कार्य छोड़ देना पड़ा, और बाद में उन्होंने वहीं के किसी माप तौल विभाग में वो एज ए काम करने लगे। वहीं काम करते करते उन्होंने इस वर्गीकरण का जो एक इमेज था उसको उन्होंने कार्य रूप में, या जो एक तरह से इमेजिनेशन था उसको उन्होंने नेचुरल प्रैक्टिकली उसको अरेंज किया। साथ ही एक और बात आती है कि उन्होंने जो भी अरेंजमेंट किया, इसके लिए उन्हें स्वप्न में ऐसा आया था कि आप इस तरह से तत्वों को अरेंज करें तो आपका ये काम जो है वो काफी अच्छे से पूरा होगा। तो उन्होंने सबसे पहले, आपने पढ़ा भी है कि उन्होंने ताश के पत्तों में सारे तत्वों को अरेंज किया, और अरेंज कर करके जो भी आज हम मेंडलीव की संरचना देखते हैं वो हमें मिलती है। तो उन्होंने लेकिन हाँ, उनके अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या था, बेसिस क्या था? तो उनके अरेंजमेंट का बेसिस था कि किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार का आवर्त फलन होते हैं। किसी भी तत्व का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, वो उसका जो एटॉमिक वेट होता है उसका क्या होता है, पीरियोडिस होता है। तो दूसरे तत्वों में हम कहें कि यदि तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया गया तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व ही पाए जाएंगे। तो बच्चों आप ये बात यहाँ पर नोट करें कि यही बात उन्होंने डॉबर्नियर ने नहीं, न्यूलैंड ने कहा था कि एक ही तरह के तत्व को अगर हम अरेंज करें तो 8वां तत्व जो होगा वो पहले वाले के समान होगा। लेकिन यहाँ पर मेंडलीव महोदय ने ये 8वां क्लासिफाई नहीं किया कि 8वां तत्व या 5वां तत्व। उन्होंने कहा एक निश्चित अंतराल, यहाँ 8 का गैप ना, एक कोई फिक्स संख्या देगा, उन्होंने एक निश्चित अंतराल दिया। वो निश्चित अंतराल 2 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, 15 का हो सकता है, लेकिन एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण धर्म वाले तत्व हैं वो मिलेंगे। तो और कब मिलेंगे? जब उनको हम बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाएं तो वो हमें मिलेंगे। मेंडलीव
ने उस समय ज्ञात तत्वों को अपने आवर्त नियम के अनुसार एक सारणी के रूप में क्रमबद्ध किया, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल की बात न्यूलैंड ने की थी, यानी पिछली लगभग ये न्यूलैंड के 40 साल के बाद इनका ये काम सामने आया है। तो उसका भी, न्यूलैंड के सिद्धांत का भी इन्होंने सहयोग लिया और अपना भी पूरा एफर्ट इन्होंने लगाया, और जो कि मेंडलीफ के वर्गीकरण के रूप में हमें आते हैं। साथ ही अब देखिए बच्चों, जानते ही हैं कि मेंडलीफ ने जो वर्गीकरण किया, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि जो क्षैतिज कतारें होती हैं, उदग्र कतारें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उदग्र कतारों को हम वर्ग कहते हैं। इस तरह से जो अरेंज होते हैं उन्हें, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल है उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? 9 वर्ग थे। और आवर्त कितने थे? तो 7 थे। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। अच्छा, मेंडलीफ महोदय की सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्हें ये मालूम था कि कुछ तत्व, जब उन्होंने वर्गीकरण किया तो कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि अभी, हालांकि ये तत्व अभी हमें खोज में नहीं आए हैं, प्रतिदिन नए तत्वों की खोज हो रही है, लेकिन अभी ये तत्व अभी हमारे सामने नहीं आए हैं, मानव सभ्यता के सामने नहीं आए, लेकिन कुछ समय के बाद ये तत्व जो है वो सामने आएंगे। जब ये तत्व सामने आएंगे तो उनके उस पीरियोडिक टेबल में एक जगह होनी चाहिए, तो उस जगह के लिए उन्होंने वो जगह को खाली छोड़ा। साथ ही उन्होंने जो मिलने वाला तत्व था उसका उन्होंने परमाणु भार भी, परमाणु द्रव्यमान भी निकाल दिया था, क्योंकि जब वो 2 तत्वों के बीच का जो गैप देख रहे थे वो काफी ज्यादा था। तो उन्हें लगा कि भाई इतना ज्यादा गैप क्यों आ रहा है, इतना ज्यादा गैप तो होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने उसका एक तरह से प्रोडिक्शन कर दिया। तो आप ये जानते ही हैं बच्चों कि गैलियम की जब खोज हुई तो उसे उसी जगह पे रखा गया, साथ ही उसका जो परमाणु द्रव्यमान था वो, जैसा कि मेंडलीफ महोदय ने बताया था, उतना ही प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेंडलीफ एक जीनियस थे और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया, और जो कि आज हमारी पूरी दुनिया के सामने है। तो हम इस आगे देखें थोड़ा सा, और जिसकी भी चर्चा की। देखिए मेंडलीफ महोदय, डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ। थोड़ा सा हम वैज्ञानिक के बारे में भी जाने, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जीवन को इसमें लगा रखा है, तो हमें थोड़ी सी उनकी जानकारी होनी चाहिए और उनके प्रति एक श्रद्धा भाव भी होना चाहिए। तो ही वॉज अ रशियन केमिस्ट एंड इन्वेंटर बेस्ट नॉन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पेरियोडिक लॉ एंड क्रिएटिंग अ फार साइट वर्जन ऑफ द पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। आप समझिए कि वो कितने बड़े जीनियस थे। हालांकि दुनिया तो आज तक केवल आइंस्टाइन को ही जीनियस मानती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीनियस थे जो लाइमलाइट में नहीं आ पाए, उनको वो पॉपुलैरिटी, वो उनको नहीं मिल पाया अचीवमेंट्स जो उनके जीवन में मिलना चाहिए था। हालांकि जबकि अगर अब बात की जाए बच्चों, तो मेंडलीफ का जो काम था वो नोबेल प्राइज के जैसा था। हालांकि इन्हें नोबेल प्राइज मिला नहीं, तो एक बहुत बड़ा तकलीफ वाली भी बात होती है कि इतना बड़ा जीनियस को नहीं मिल पाया। बाद में एक तत्व का नाम मेंडलीव कर दिया गया। वो वैज्ञानिक समुदाय का एक उनके प्रति श्रद्धा था, या एक तरह से रेस्पेक्ट के रूप में मेंडलीव तत्व का नाम दे दिया गया, लेकिन उन्हें वो नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में जाने कि वो साथ ही इनकी सबसे बड़ी बात आप ये समझे बच्चों कि जो तत्व की खोज नहीं हुई थी फिर भी उन्होंने उसके बारे में प्रेडिक्शन कर दिया। तो ये तो एक बहुत जीनियस का ही काम हो सकता है ना। तो आप यहाँ देखिए उनका पूरा जो वर्क था वो रशिया में ही था। 1834 में रशियन टोबलिस्क में उनका जन्म हुआ और 2 फरवरी 1907 को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ही उनकी डेथ हुई है। अब आप ये देखिए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के क्या क्या गुण थे या पॉजिटिविटी थी। तो उनमें सबसे पहले बात तो ये थी कि उन्होंने जिस तरह से क्लासिफाई किया वो तत्वों के अध्ययन में सुविधा होती है, जो कि अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे। साथ ही उन्होंने नए तत्वों की भी भविष्यवाणी कर दी कि अगला तत्व जो होगा वो कैसा होगा। अनुसंधान कार्य में सहायता मिलेगी, क्योंकि हम किसी भी तत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो बस उस ग्रुप को हम चले जाएं और उस तत्व की पूरी जानकारी हमें उसमें मिलेगी। संशयात्मक परमाणु भारों का संशोधन, जो भी ऐसे तत्व थे जिनके परमाणु भार में थोड़ा सा
डाउट था उसको उन्होंने संशोधित किया, उसको करेक्ट किया। साथ ही तत्वों की यौगिक की प्रकृति की जानकारी थी कि वो एसिडिक है, बेसिक है, हाइड्रोजन के साथ उसका क्या रिएक्शन होगा, तो ये सारी भी जानकारी उन्होंने दी। और तत्वों की संयोजकता के संबंध में भी निर्णय लिया। आप जानते हैं कि संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व का वह गुण जिससे वो बैलेंस बनाता है, अष्टक पूर्ण करता है, तो उसका जो लास्ट नंबर होता है वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, बैलेंसी कहलाती है। तो ये भी उन्होंने सारी बातों की चर्चा अपने पीरियोडिक टेबल में की। इस कारण से मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। अब आप जैसे यहाँ देखें, अब देख रहे हैं बच्चों, ये पूरा जो है वो ग्रुप कहलाया। नीचे पीरियड से जिसको हम आवर्त कहते हैं, तो ये 7 है और इधर 8 है। अब ये देखिए, ग्रुप वर्ग 1, वर्ग 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब इस वर्ग को उन्होंने सब ग्रुप में बांटा, ए बी करके दो ग्रुप में बांटा। वर्ग 1 के जो भी तत्व थे उनके गुण दूसरे वाले से मिलते जुलते थे, तो वो एक ही वर्ग में रखे गए। जैसे हाइड्रोजन जो गुण है वो लिथियम के गुण के साथ मैच करता है, तो वो दोनों एक ग्रुप में आ गए। इसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, लेकिन आप यहां देखिए कॉपर जो है वो इधर Cu इधर आ जाता है, साइड में आ जाता है। तो इससे क्या हुआ, कॉपर का गुणधर्म भी इसी के जैसा है, सोडियम के जैसा है, पोटेशियम के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफर करता है, तो उसे एक अलग ग्रुप में दे दिया गया। लेकिन बाकी सब से वो बिल्कुल अलग नहीं था वो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबेडियम, सीजियम से ही मिलता जुलता था, तो उसे एक अलग ग्रुप बी ग्रुप दे दिया। जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम मैथ पढ़ते हैं और एडवांस मैथ पढ़ते हैं तो वो दोनों मैथ ही, तो एक हम मैथ का चार्ट बनाते हैं, एक मैथ का की घंटे रखते हैं और एक में हम रखते हैं सिंपल मैथ जिसको हम कहते हैं, और एक उसके साथ रख देते हैं एडवांस मैथ, क्योंकि वो दोनों मैथ के ही हैं, सब्जेक्ट हैं। सारा उसका जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, प्रोसेसेस हैं, वो सब मिलते जुलते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े डिफर कर जाते हैं। तो एक तरफ से हम सिंपल मैथ रख देते हैं, एक तरफ हम एडवांस मैथ रख देते हैं। ठीक उसी तरह से दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप ए जिसमें ये सारे तत्व थे, और दूसरी और ग्रुप भी बनाए गए जिसमें कॉपर, अर्जेंटेनियन जिसको हम चांदी कहते हैं, सोना Au को रखा गया। ये सभी ग्रुप एक के थे, इन सब के गुण आपस में मिलते जुलते थे। दूसरी बात हम ये देखें कि इनको वैलेंसी की हमने बात की थी अभी, तो अगर वैलेंसी की बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का कितना होता है बच्चों, 20 होता है। तो अगर आप उसका निकालें, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या हो जाएगा, 2 18 2 हो जाएगा। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, 2 8 और 8 फिर 2 हो जाएगा, होगा। तो 2 8 8 2, जैसा कि उसका वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। और वैसे आप देखें तो 2 18 2 हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है तो किस ग्रुप में आया, ग्रुप 2 में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैल्शियम 40 है, ग्रुप 2 में आया, उसके सेल की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। 2 18 2 2, तो फिर वो किस में आ गया, तीसरे में आ गया, चौथे में आ गया। 2 18 8 8 8 और 2। तो इस तरह से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं और यहाँ पर आवर्त की बात कर सकते हैं। तो जैसा कि मेंडलीफ ने कहा कि तत्वों को उसके वैलेंसी के आधार पर भी उन्होंने बांटा, तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब आते हैं हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कुछ दोष भी थे, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण था, क्योंकि हाइड्रोजन को उन्होंने पहली कक्षा में रखा, ग्रुप 1 में रखा, साथ ही इसमें आइसोटोप्स का कोई स्थान उन्होंने नियत नहीं किया। कुछ समान गुणधर्म वाले जैसे कॉपर,
Ag, टाइटेनियम, ऑयूपिटियम, बेरिलियम, इन सब को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया। जैसा हम बैक करके देखें, क्योंकि इन सब के गुण एक ही जैसे थे लेकिन उन्हें अलग अलग में रखा गया। तो जैसे आप देखिए यहाँ सीजियम है, बेरिलियम है, इसको उन्होंने क्या किया, अलग अलग यहाँ अलग रखा। तो ये भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसको उन्होंने अलग क्यों रखा। दूसरी की परमाणु को उन्होंने बढ़ते भार क्रम में रखा, लेकिन कुछ स्थितियों में इसका पालन नहीं हो पाया। जैसे अधिक तत्व वाले को उन्होंने पहले रख दिया और कम भार वालों को बाद में रखा। जैसे कि आयोडीन का 126 है और टेल्यूरियम का 127 है, तो इसको हम मिला के देख सकते हैं। टेल्यूरियम को आप देखिए कहाँ पर है, यहाँ देखिए टेल्यूरियम है, ये 127 में है, और आयोडीन जो है वो यहाँ 126 है। तो चूंकि बढ़ते क्रम में रखा जा रहा था, सारी जगह पे इसी नियम का पालन किया जा रहा था, तो यहाँ पर उन्होंने ये एक डिस्टर्बेंस थोड़ा सा दिखता है, तो ये बहुत बड़ा दोष था। अगले आप देखिए कि 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया। इससे क्या हो गई, अनियमितता उत्पन्न हो गई। दुर्लभ मृदा तत्वों को एक साथ वर्ग 3 में रखा गया, और इस तरह से धातु और अधातु के बीच भी कोई स्पष्ट सीमा रेखा उन्होंने नहीं खींची थी। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ दोष थे। हालांकि दोष थे वो अलग बात है, किसी भी काम का प्लस माइनस दोनों होता है, तो हम दोनों को लेकर के चलते हैं। लेकिन ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि मेंडलीव का जो काम था वो आवर्त सारणी का एक बहुत बड़ा बेस तैयार करता है, जिस पर कि आगे जाकर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण होता है, या आवर्ती नियम का निर्माण होता है, जो कि आज हम पढ़ते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले ने प्लॉट किया, और उन्होंने एक विशिष्ट गुण की खोज की। किस चीज की, परमाणु संख्या की उन्होंने खोज किया, और इसी ग्राउंड पर उन्होंने बाकी सारे तत्वों को वर्गीकृत किया। उन्होंने बताया कि किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाती है, जैसा कि आप ये जानते हैं। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु संख्या का मान सदैव स्थिर होता है। परमाणु भार जो होता है वो घट बढ़ सकता है, लेकिन परमाणु संख्या जो होती है वो सदैव स्थित होती है। साथ ही 2 तत्वों की परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं होती, ये भी उन्होंने कहा। परमाणु संख्या ही किसी तत्व का मौलिक गुण है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि वो एक एग्जैक्ट है। अतः मेंडलीव के पश्चात परमाणु संख्या को आधार मानकर तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास किए गए। मेंडलीव तक जो भी वर्ग किए गए बच्चों, या मेंडलीव ने भी जो भी किया, वो परमाणु भार पर उन्होंने सारे काम किए। लेकिन उनके बाद जो मोसले थे या बाकी अभी भी जो नए तत्व की खोज हो रही है और उनका अरेंजमेंट हो रहा है, वो सभी परमाणु संख्या पर किए जा रहे हैं। ये देखिए हेनरी ग्विन जेफरी मोसले हैं, ये भी इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, यानी ब्रिटिश थे, और इन्होंने साइंस ऑफ फिजिक्स फ्रॉम फिजिकल लॉ एंड, ये फिजिक्स के भी अच्छे जानकार थे, और उन्होंने केमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर दिया। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री आप एक ही साथ उन्होंने कोरिलेट करके पढ़ा और समझा, और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। आप पढ़ते जाते हैं, और एक ऐसा स्टेज आता है जब सारे सब्जेक्ट बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया मैथ और एडवांस मैथ का, वो बिल्कुल मिलते जुलते, थोड़ा सा कहीं डिफर होता है, बाकी सब मिलते जुलते हैं। जैसे ही आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे फिजिक्स ही अगर पढ़ रहे हैं, तो आप जैसे थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। या जैसे ही आप एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो एटॉमिक थ्योरी आपको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। शुरुआत में तो हम सब केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, लेकिन आगे आप जाएंगे तो वो फिजिक्स का सब्जेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आगे जा कर के एक हो जाती हैं, मिलती जुलती हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, या क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई है। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, और इसी आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया। जबकि मेंडलीव की, जिससे क्या हुआ एक और बात, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अधिकांश जो दोष होते हैं, बेस तो वही था,
लेकिन जो भी उसमें डिमेरिट्स थी वो सब दूर हो जाते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी बहुत ही साइंटिफिक हो जाता है, रिलायबल हो जाता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें हैं और 18 वर्ग हैं और आवर्त का प्रथम सदस्य क्या है, क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई ना कोई इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है। आप जानते हैं निष्क्रिय गैस क्या होता है। और आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य केवल हाइड्रोजन है। परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक और 90 से लेकर 103 वाले तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे से अलग कतारों में अरेंज किया गया है, जैसा कि आप देखेंगे। साथ ही बच्चों ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या अंतर था। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, अभी इसकी चर्चा हमने कर ही ली है, फिर भी जरा सा और देख लें। तो यहाँ मेंडलीफ ने थे वो परमाणु भार को प्रायोरिटी दिया, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को प्रायोरिटी दी गई। यहाँ कुल वर्ग कितने थे, 9 थे और वहां वो बिल्कुल 18 हो जाते, जस्ट डबल हो जाते हैं। अगला, इसमें धातु और अधातु के बीच में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं थी, जबकि यहाँ पर धातु है और ये अधातु है। ये हम 18वें वर्ग की ओर बढ़ते समय हम बाएं से दाएं जाते हुए हम ये समझ सकते हैं। आवर्त सारणी में सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व अलग अलग प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, लेकिन ये इसमें प्रदर्शित है। साथ ही एक और चीज आप देखिए कि मेंडलीफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी नहीं थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 2 चीज हमें ध्यान रखने की है, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आप ये 2 भी लिख लेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर थी और आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले द्वारा तैयार की गई, जो कि परमाणु संख्या पर आधारित थी। ये एक दूसरा, इसमें 9 थे और इसमें 18 थे, तो हमें 2 नंबर आसानी से मिल सके। आप जो भी क्वेश्चन लिखें बहुत ही साफ साफ स्पष्ट लिखें, ताकि आपको बहुत ही अच्छे नंबर आ सके। अब आप आए बच्चों, देखिए आवर्त की विशेषताएं, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी आधुनिक आवर्त सारणी में। तो जैसे जैसे हम, वैसे तो बहुत यहाँ 9 पॉइंट हैं, लेकिन आप 1-2 पॉइंट को देखें। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, यानी वर्ग 1 से लेकर के हम 18वीं की ओर जाते हैं, धातुई गुण क्या होता है, कम होता जाता है, यानी धातु से अधातु वाले तत्व हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे हम धातु से अधातु की ओर जाएंगे तो एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ये तो अंडरस्टूड है वाली बात है। साथ ही जहाँ तत्वों की संयोजकता 1 से 4 हो जाती है बढ़ने पर, वहां पर फिर वो घटते घटते 0 हो जाती है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, यानी इस तरह से एक कम कर्व बना सकते हैं। अगला आप देखें कि इलेक्ट्रॉन में जो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। तो अधातु की ओर जाएंगे तो नेचुरल है कि जो निगेटिविटी है, ऋणात्मकता है, वो बढ़ेगी। साथ ही आप एक और चीज देखें कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों का भास्मिक गुण जो होता है वो भी क्या होता है, वो घटता जाता है। बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो इस तरह से आवर्त की क्या विशेषताएं हैं ये हम जाना अब हमने, और इसे हम लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आवर्त की विशेषताएं बताएं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखें ज्यादा क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी से रिलेटेड आते हैं। लेकिन हमें किसी भी क्वेश्चन को के लिए बैठना नहीं है, हमको पूरा सिलेबस तैयार रखना है, ताकि हम परीक्षा में बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यह टॉपिक भी हम कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में वर्ग की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में वर्णन करें। फुल मार्क्स का भी क्वेश्चन 5 नंबर का हो सकता है, शॉर्ट में लघुत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर का हो सकता है। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, धातुई गुण में वृद्धि होती है। जबकि आवर्त में क्या था, बाएं से दाएं की ओर हम जा रहे थे तो धातुई गुण में कमी हो रही थी, धातु से अधातु वाले तत्व हमें मिल रहे थे। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धातु वाले गुणों क्या होते हैं, कमते जा रहे हैं। आगे फिर आप देखिए कि धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातु के वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता घटती है। यानी जब धातु वाले वर्ग में जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनकी एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि अधातु में क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर उनकी एक्टिविटी कमेगी। तो ये डिफरेंस धातु और अधातु वाला हमें समझ में आ रहा है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ी देन है। ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि
आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ी देन क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ी देन है कि इसमें धातु और अधातु के गुणों को बिल्कुल सेपरेट, अलग अलग सेपरेट किया गया है। और बाएं से दाएं जाने पर हमें धातु से अधातु वाले तत्व मिलते हैं। साथ ही जब हम वर्ग की बात करते हैं तो धातु वाले वर्ग में जाने पर जो धातु वाले तत्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता है वो बढ़ती जाती है, और जबकि अधातु वाले वर्ग में वो क्रियाशीलता घटती जाती है। साथ ही किसी भी वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? वो समान होती है। ये तो मेंडलीफ महोदय वाले 4 वाले वर्गीकरण में भी था। साथ ही सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। ये एक ही चीज की 2 बातें हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी घट रही है तो मान भी घटेगा। एक और हम इसमें देखें कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ रहा है। क्योंकि क्रिएटिविटी बढ़ रही है तो नेचुरल है कि उसका जो होता है वो वर्ग जो होता है, सेल की जो संख्या वो बढ़ेगी। वही तो परमाणु का आयतन बताता है, KLMN, जैसा कि आप पढ़े हैं भी, और आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊंचे क्लास में तो और ये क्लियर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ग की किसी भी आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग की कुछ खास विशेषताएं हैं। अब आप यहाँ बच्चों देखिए पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। आप देखिए यहाँ 18 बांटे गए, 1 2 3 4 ये 18, जबकि मेंडलीफ महोदय ने 9 ही रखा था, जबकि आवर्त की संख्या 7 ही है। साथ ही 57 से 103 तक जिनका भी एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है, उनको अलग से एक चार्ट में यहाँ दिया गया है। अब बच्चों जो अभी हमने पिछले स्लाइड में चर्चा की आवर्त के गुण और वर्ग के गुण, हम उसको यहाँ बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, और आप अपनी किताबों में भी एक बार अच्छे से इसको मिला सकते हैं कि आवर्त की क्या विशेषताएं हैं और वर्ग की क्या विशेषताएं हैं। तो अभी आपने जाना कि आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं अधात्विक गुण मिलते जाते हैं, यानी सोडियम मैग्नीशियम से स्ट्रांसियम या फास्फोरस की जो धातु वाली गुण होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे, वो अधातु की श्रेणी में आ जाएंगे। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब गैसियस फॉर्म है, गैस के रूप में जानते हैं, ये अधातु है। दूसरा, जब हम वर्ग की विशेषता की बात करें तो ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो क्या हो रहा है? वहां पर उनकी जो क्रिएटिविटी है, रिएक्टिविटी हम कह सकते हैं, क्रियाशीलता जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या होता है? धातुओं में वो बढ़ रहा है, लेकिन अधातुओं में वो क्या हो रहा है? कमता जा रहा है। तो इस तरह से हम पिछले वर्ग और आवर्त को इस सारणी के साथ हम को रिलेट कर करके देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि सबका यहाँ एटॉमिक नंबर से ये अरेंजमेंट है, तो कितना ये सही है। और काफ़ी हम किसी भी तत्व के बारे में हम जानना चाहें, जैसे हम रुबेडियम की चर्चा करें या हम स्ट्रांसियम की चर्चा करें, किसी को भी, या को सीधे हम कैडमियम को देखना चाहें तो हम सीधे उसका देख सकते हैं कि उसका 48 जो है वो एटॉमिक नंबर है, उसका ये जो है वो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास है। तो हम ये काफ़ी साइंटिफिक हो गया, सरल हो गया, सुग्राह्य भी हम जिसको कह सकते हैं कि इजीली कॉन्सेप्ट, इजीली कंसाइजेबल है। तो ये हम अच्छा, दूसरी बात आप यहाँ देखिए, इस डायग्राम जो मैंने दिया है उसकी सबसे बड़ी विशेषता बच्चों ये है कि जो भी ब्लैक से दिखाए गए हैं और वो सभी क्या है? सॉलिड को शो कर रहे हैं। जो ब्लू इंक से हैं वो लिक्विड हैं और व्हाइट वाले जो हैं वो गैसियस हैं। तो ये आपको ये समझने में और आसान हो इसलिए मैंने यहाँ रखा है। साथ ही आप देखिए कि यहाँ 2 ब्लैंक छोड़े हुए हैं, जैसा कि मेंडलीव महोदय ने भी छोड़ दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी में भी अभी छोड़ा हुआ है कि ऐसा भी कोई 2 तत्व मिलना बाकी है। जैसे ही वो मिलेंगे उनके गुण धर्म भी ऐसे ही होंगे, उनको यहाँ रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो बच्चों इसके साथ 2-4 क्वेश्चन भी मैंने यहाँ दे रखे हैं जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। और साथ ही आप जानते ही हैं कि हमारा ई मैगजीन लॉन्च हो चुका है, तो ये ई मैगजीन भी आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, साथ ही जो चैप्टर का पूरा मटेरियल होता है, जो चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ना होता है वो पूरे पाठ को कंसाइज फॉर्म में यानी संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है।
आप किसी भी चैप्टर को निकालें, मान लिया आप तत्व की आवर्त वर्गीकरण को ही निकालते हैं, या फिजिक्स में आप निकालते हैं आँख और उसका रंग बिरंगा संसार, या प्रकाश का परावर्तन, किसी भी चैप्टर को निकालते हैं, या बायोलॉजी में ही निकालते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, या आनुवांशिकी और विकास, तो सबसे पहले उस चैप्टर का एक अच्छा खासा जानकारी आपको दिया हुआ है। उसके बाद उससे रिलेटेड हर तरीके के क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जाम में। ये मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस पूरे कंटेंट को बहुत ही अच्छे से ये देखें। क्योंकि आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, तो एक नज़र भी आप उससे देखेंगे तो आपका वो पूरा का पूरा जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और इस रिवीजन का सबसे अच्छा फल आपको परीक्षा में और उसके रिजल्ट आने पर मिलेगा। बच्चों, हमारे साल भर की मेहनत का यही एक समय होता है जिसको कि हम अचीव कर सकें, क्योंकि आखिरकार हमें तो सफलता प्राप्त करनी ही है, क्योंकि हमने साल भर मेहनत की है और हम बहुत अच्छे अंकों से सफल हों, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें, इसके लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट और करना। तो ई मैगजीन को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखें, और ये सारे विषय के लॉन्च हो चुके हैं, और इन सब का लिंक भी आपको जीजीपी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप थोड़ा सा, लेकिन उसके अलावा 2-4 और क्वेश्चन जो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है, जिसकी मैंने यहाँ चर्चा की है, जैसे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमा थी। तो सबसे पहले अष्टक सिद्धांत में कि यही था कि ये कैल्शियम तक ही लागू होता है, और कैल्शियम के बाद जो भी 8वां तत्व आता है वो पहले के साथ मैच नहीं करता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अगर आप एक ये लाइन भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए परमाणु द्रव्यमान संख्या की अपेक्षा परमाणु संख्या को अधिक उत्तम माना गया। तो अभी मैंने बच्चों चर्चा की है कि द्रव्यमान संख्या मेंडलीफ महोदय तक सीमित थी, और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित थी। चूंकि परमाणु संख्या जो होती है वो रिलायबल होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो किसी भी तत्व का गुणधर्म जो होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। इसके कारण परमाणु संख्या को अधिक अच्छा माना गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस को आवर्त समूह 15 के तत्व हैं, और इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो और कौन अधिक ऋण विद्युत होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालते हैं, जैसे नाइट्रोजन का 2 और 5 हो जाएगा, साथ ही ये इसका क्या हो जाएगा, 2, 8 और 5 हो जाएगा, 15 है। तो और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसका वृद्धि होगा उसका क्या होता है, उसका जैसे हम सेल बनाते हैं KLMN, तो जो सेंटर जो है न्यूक्लियस है वो तो बीच में हो जाएगा ना, तो वो तो जो सेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, तो वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। आप देखिए यहाँ मैंने इसे लिखा भी है कि परमाणु के आकार में वृद्धि होगी। जैसे इसका जो एटॉमिक जो सेल जो सेंटर होगा, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं, उसमें 3 चक्र हो जाएंगे। किसमें, फास्फोरस में, जबकि नाइट्रोजन में 2 ही रहेंगे, एक में 2 एक में 5 होंगे, तो ये ज्यादा ऋणायन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए बच्चों कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त क्या है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि वर्ग जो होते हैं वो खड़े कॉलम होते हैं, उन्हें हम वर्ग कहते हैं, और जो लेटे हुए होते हैं क्षैतिज होते हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं। अच्छा, तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया, जिससे कि समान गुण वाले तत्व नियमित अंतराल पर दिखते हैं या प्रकट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ परमाणु संख्या दिया हुआ है। अगला आप देखिए बच्चों कि धनायन का आकार परमाणु से कम क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इसलिए उसका क्या होता है, धनायन हो जाता है, तो उसका परमाणु क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये अच्छा, इसमें एक और अष्टक की तो हमने चर्चा कर ली है, तो इसको हम रहने देते हैं, इसको देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण में डॉबेराइनर के क्या आधार थे, तो डॉबेराइनर का हमने पिछली स्लाइड में चर्चा भी की है कि उन्होंने 3-3 तत्वों का समूह बनाया और उसका औसत निकाला, और वह जो औसत था वो दूसरे तत्व के साथ के परमाणु भार के साथ मिल रहा था। तो ये उनका डॉबेराइनर महोदय जी का इसमें सहयोग था। अगला एक और क्वेश्चन आप देखिए बच्चों कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी से क्या संबंध है। तो ये एक लंबा क्वेश्चन है, तो इसको आप देखें। कहता है कि अगर एक तत्व मैग्नीशियम है जिसकी परमाणु संख्या 12 है,
तो आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम परमाणु संख्या 13 को एक ही आवर्त में रखा गया है। मैग्नीशियम जो वो 12 है और एल्यूमिनियम 13 है, जबकि मैग्नीशियम समूह 2 में और एल्यूमिनियम समूह 13 में है। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 2 12 हो जाता है। अच्छा, जबकि हम एल्यूमिनियम की करते हैं तो ये 2 8 3 हो जाता है। तो इस तरह से संयोजकता इलेक्ट्रॉन के आधार पर उनको हम ग्रुपों में बांटे हैं, वर्ग में बांटे हैं। उसी तरह से कैल्शियम का 20 है, तो जब कैल्शियम का 20 है तो इसका फिर, जिसकी मैंने अभी पहले चर्चा भी की थी आपको, कि मैग्नीशियम का तो 2 8 2 हो जाएगा, 2 8 10 2 12, और कैल्शियम का 2 8 8 2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और आवर्त जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम किसी भी तत्व को आवर्त सारणी में बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं। साथ ही उस अरेंजमेंट में सबसे बड़ा योगदान मिला कि हम किसी तत्व को कहाँ पे रखें ताकि वो ज्यादा सुटेबल होगा। अगला क्वेश्चन तो आप ये देख रहे हैं बच्चों के मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियों या दोषों को लिखे, तो जिसकी हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुकी है। एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो उनके मूल गुणधर्म के आधार पर था, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, यानी उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थे, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म, और दूसरा था परमाणु द्रव्यमान। इन 2 आधारों पर मेंडलीफ महोदय ने तत्वों का वर्गीकरण किया। बाकी ये क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और लेकिन हाँ इसे देखना है, इसे छोड़ना नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप देखिए कि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। तो उत्कृष्ट गैस की खोज भी बाद में हो गई थी, हुई है, मेंडलीफ महोदय के समय तो हुई नहीं थी। तो हीलियम, आर्गन, नियन, जिनकी परमाणु संख्या 2 8 10 है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका 2 8 8, चूंकि अष्टक इनका ऑलरेडी पूरा है बच्चों, आप देखिए यहाँ, तो इनकी संयोजकता क्या है, 0 है, चूंकि ऑलरेडी अष्टक संयोजकता तो हम इसीलिए बनाते हैं ना, ताकि हम अपना कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। लेकिन जो उत्कृष्ट गैस है उनकी तो संयोजकता है ही नहीं, 0 है, वो ऑलरेडी उनका पूरा है। तो ऐसे में इन्हें एक अलग समूह में रखा गया है। तो आई होप कि ये सब आप समझ रहे होंगे बच्चों। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस तरह से बदलती है। तो चूंकि जब वो देता है और लेता है, इसी आधार पर उनकी संयोजकता पूरी करनी होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति जो होती है वो बदलती रहती है। तो इसी के साथ बच्चों हम आज इस क्लास को कंक्लूड करेंगे, और मेरा यह आप लोगों से आशा रहेगा कि जो भी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषय के हों, चाहे वो रसायन विज्ञान के हो, भौतिक विज्ञान के हों, जीव विज्ञान हो, या सामाजिक विज्ञान के हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी विषय की जो भी पढ़ाई हो रही है बच्चों, आप उसे बहुत ही ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे। जो भी ई मैगजीन यहाँ से दिए जा रहे हैं उसे भी आप एक बार पूरी तरह से देखेंगे, ताकि आप अपनी परीक्षा बहुत अच्छा कर सकें। और आने वाली परीक्षा के लिए आपको मैं विशेष शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास करें और हम सब की मेहनत का रंग दिख सके। धन्यवाद।